यह बायोलॉजी का 5वां लेक्चर है और 2 लेक्चर हमने प्लांट हार्मोन पर लिया था। अब कल या तो परसों में आपका एनिमल्स हार्मोन से रिलेटेड भी वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बायोलॉजी से रिलेटेड ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं एग्जाम में। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारी भरकम विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का शरीर बहुत लंबा हो जाता है, खूब बढ़ करके लंबा। जैसे आपने खली को देखा होगा, रेसलर होते हैं, उनकी बॉडी देखे होंगे अपने बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उनसे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनसे भी काफी लंबे होते हैं। ठीक है, तो उन भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति को हम कहते हैं पिट्यूटी जायंट। पिट्यूटी जायंट ये होता क्यों है? तो ये होता है वृद्धि हार्मोन्स के अधिक रिलीज होने की वजह से ये होता है, जिससे बॉडी का जो शरीर है भीमकाय हो जाता है। और अगर छोटा होता है, अगर रिलीज नहीं होता, कम रिलीज होता है, तो उसको हम अतिकाय बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। घेंघार रोग का मुख्य कारण क्या है? तो घेंघार रोग का मुख्य कारण है हाइपोथायराइडिज्म होता है। अभी होता क्यों है? तो होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से ग्रंथि जो होती है, गले की जो ग्रंथि होती है, वो फूल करके घेंघे का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, फूल करके घेंघे का रूप धारण करती है। इसमें व्यक्ति का जो स्वभाव होता है चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको घबराहट होती है, आंखें बड़ी होकर बाहर निकलने जैसी प्रतीत होती है। इसको एक और बोलते हैं एक्सोथर्मिक ग्वाइटर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश किस तरह के स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों में घेंघा रोग पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो ये घेंघा रोग है पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में पाया जाता है, क्योंकि वहां की पानी में जो है ना आयोडीन की कमी हो जाती है, और इसलिए वहां ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की जो गले की ग्रंथि होती है, यानी थायराइड ग्रंथि, वो फूल जाती है और फूल करके घेंघे का रूप ले लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुषों में गौण लैंगिक जो लक्षण है किस हार्मोन के कारण वो विकसित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। अभी गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है? तो गौण लैंगिक लक्षण जैसे कि पुरुषों में दाढ़ी आना, मूछ आना, स्वभाव में अंतर हो जाना, कंधे थोड़े चौड़े आ जाना, आवाज भारी हो जाना। ठीक है, इस तरह की एक लक्षण है जो पुरुषों में दिखते हैं। जो आते क्यों है? तो टेस्टोस्टेरोन के कारण आते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहे कि उस हार्मोन्स का नाम बताइए जिसकी अधिकता से स्त्रियों में दाढ़ी और मूछ निकल आती है। स्त्रियों में दाढ़ी मूछ किसकी वजह से? तो एंड्रोजन एक हार्मोन्स होता है जिसके अधिक स्राव से, जो अगर स्त्रियों में, हम लोग में ये, मनुष्यों में, केवल पुरुषों में ये होता है, लेकिन अगर ये स्त्रियों में अगर होने लगे तो स्त्रियों में भी दाढ़ी और मूछें निकल आती हैं। ठीक है, मनुष्य में कुछ ग्रंथियां अपना जो स्राव है वो सीधे हृदय में डालती हैं। इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। कौन सी ग्रंथियां कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां ये नलिका विहीन होती हैं। इन ग्रंथियों की कोई नली नहीं होती है, सीधे ब्लड में ले जाके छोड़ देती है ये, इसलिए इनको हम ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि हो गई, आदिवृक्क ग्रंथि हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन के अल्पस्राव से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं? तो डायबिटीज कहते हैं इसको हम, जिसको मधुमेह या शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय में कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं? तो 2 तरह के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये स्त्रियों में स्रावित होते हैं। अंडाशय स्त्रियों में पाया जाता है और ये स्त्रियों में ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स है शो करने लगते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नलिकाविहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं? तब जिन ग्रंथियों में उनका स्राव ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती है, जो नलिका विहीन होती है, उनको हम कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, थायराइड ग्रंथि, आदिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये सीधे ब्लड में ले जाके छोड़ते हैं, इनमें नली नहीं होती है। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि जिसमें नली होती है। आप देखते हो, आप बहिस्रावी ग्रंथि देखते होंगे, लार निकलता है हमारे मुंह में, वो शरीर के कुछ ही हिस्सों में निकलता है। ठीक है, दूध ग्रंथियां होती है, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथि, नाक के ऊपर देखते होंगे आप लोग, चिपचिपा सुबह उठिएगा तो नाक टूटिएगा तो ऐसे चिपचिपा पाइएगा।
श्वेत ग्रंथि, देखिए पसीना निकलता है, कान में मस्सा निकलता है, देखिए आपने देखा होगा कान में जिसको हम खुट्टी बोलते हैं वो निकलता है, वो सब बहिस्रावी ग्रंथियों के कारण निकलता है। आंख से आंसू निकलता है, ठीक है, वो सब के सब बहिस्रावी ग्रंथि, वो ब्लड में मिलता है क्या? नहीं, ब्लड में वो नहीं मिलता है, वो इसलिए उसको हम बहिस्रावी बोल देते हैं, जो शरीर से बाहर निकलती है, ठीक है। दोनों ग्रंथियां शरीर की बॉडी में ही पाई जाती है, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथियां का मतलब जो कुछ ऐसे चीज जो शरीर के बाहर निकलती है, जैसे आंसू शरीर के बाहर निकलता है, ब्लड में वो नहीं मिक्स होता है, ठीक है। ब्लड देखिए पसीना हो गया, वो शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, ब्लड में नहीं जाता है, तो ये सब बहिस्रावी ग्रंथियों के कारण होता है। नाक पे आपने देखा होगा तैली तैली सुबह सुबह, वो भी बहिस्रावी ग्रंथियों के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है? तो ब्लड ही ऐसा है जो हार्मोन्स को पहुंचाता है। देखिए अगला क्वेश्चन 11वां, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो हार्मोन्स कहा जाता है उनको, ठीक है, हार्मोन्स कहा जाता है। तो हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। हार्मोन्स को अगर पूछा जाए कि हार्मोन्स क्या है, तो हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि उच्च कोटि के जो जंतु होते हैं उसमें तंत्रिका तंत्र के अलावा विशेष रासायनिक पदार्थ होता है जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये ग्रंथियां विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ को स्रावित करती हैं, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। इनमें से बहुत से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टेरॉयड होते हैं, किंतु कुछ प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में बनते हैं और सीधे सीधे रुधिर में जाकर के मिल जाते हैं। रुधिर ही हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। सभी हार्मोन्स सारे शरीर में संचित होते हैं, परंतु जो भी हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो विशिष्ट अंग की कोशिकाओं के कार्यों को ही प्रभावित करते हैं। सबको ये प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे क्या क्या प्रभावित करते हैं? जैसे हार्मोन शरीर के उपापचय को, वृद्धि को, जनन को, रुधिर दाब को, रुधिर में जल को, लवण की मात्रा आदि की क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन्स प्रेरक होते हैं तो कुछ हार्मोन्स निरोधक होते हैं, यानी कुछ हमें बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स की मात्रा में थोड़ी सी भी अगर कमी या अधिकता होती है तो दोनों से हमें रोग होते हैं। तो हार्मोन्स आपको समझ में आया होगा। ऐसा अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो लाइकोपीन पाया जाता है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि कौन सा टमाटर के लिए लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो आपने देखा होगा कि तरह तरह के फूल, अलग अलग तरह के फूल जो है कलर उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सफेद, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई पीला, इस तरह के बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो क्लोरील जो कलर हो वो किस कारण आता है? तो आपको याद रखना है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। वो ये पीले, लाल और नारंगी रंग का, इसको हम लवक भी कहते हैं, जो फूलों को और फलों को आकर्षण रंग देता है। कौन देता है? तो भाई क्रोमोप्लास्ट देता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी उनमें आकर्षण रंग मिलता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। और एक और है एंथ्रासाइनिन होता है, वो भी कोशिकाओं में पाया जाता है, उसके वजह से भी मिलता है, ठीक है। किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग होती है? यानी रक्त की कमी हो जाती है, तो भाई हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका ब्लड भी रेड होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की बात, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि विटामिन सी पाया किसमें जाता है? तो नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, मौसमी में, संतरा में, हरी सब्जियां में, रसीले फल में, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में आपका विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी से होता क्या है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़े से रुधिर का स्राव होने लगता है और भार में कमी आ जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है। फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होती है। कार्यात्मक इकाई उसकी नेफ्रॉन होती है। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेक्सिया है दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे उपस्थित वसा किसके विरुद्ध कार्य करती है? तो शरीर में उष्मा की हानि के विरुद्ध कार्य करती है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण मानव का मूत्र जो होता है उसका रंग जो होता है पीला होता है? तो याद रखना आपको यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि मानव की जो लैट्रिन होती है, टट्टी होती है, वो किसके कारण पीला होती है? तो याद रखना आपको बिलिरुबिन के कारण होती है। वो बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन के कारण, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिलिरुबिन,
बिलिरुबिन के कारण वो होती है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा कहा जाता है। जो भी ब्लड में ब्लड के सेल्स होते हैं उसको खाने का काम प्लीहा करता है अगर मरते हैं तो। ठीक है, किस उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों में सबसे ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला खनन के उद्योग में, इसमें काले रंग के होते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण, वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, नदियों में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा की माप की जाती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा की माप की जाती है कि कितनी ऑक्सीजन उसमें शामिल है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। किस जीव में रक्त नहीं होता परंतु वे सांस तो जरूर लेते हैं? वो है हाइड्रा। हाइड्रा आपका जीव है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो टीबी से बचाव के लिए। हमारे शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है। पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। किसके प्रदूषण के कारण मानव वृक्क विकार होता है? तो कैडमियम एक ऐसा पदार्थ है जिसके प्रदूषण से वृक्क विकार होता है। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो ग्लूकोमा रोग का संबंध जो है आंख से है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मानव में वात परागण जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो वो वायु के, क्योंकि वायु जो है उड़ करके जाती है तो इसकी वजह से वो होता है। किस विटामिन तत्व की कमी के कारण हमारी आंखों में रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन तत्व के कारण ये होता है? तो भाई ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब विटामिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि विटामिन ए जो है किस में मिलता है, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर और हरी सब्जियां ये उसके सोर्स है। ठीक है, इसकी कार्य क्या है? इसका विटामिन ए का काम क्या है? काम क्या करता है विटामिन ए? तो जो नेत्र की शलाका होती है, जो रॉड्स जिसको कहते हैं, उसका रेडॉप्सिन होता है, उसका निर्माण करती है। और एपिथेलियमी ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई रतौंधी रोग होता है। जीरोप्थैल्मिया या एपिथेलियमी ऊतक के विकास में बाधा हो जाती है, जिसके कमी से रतौंधी रोग होती है। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कार्निया में नहीं पाया जाता है। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और उन्हें बढ़ाने में मदद करती हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो है वो पौधों को बढ़ाने में मदद करती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो पौधों को कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि यही सेल डिवीजन करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही सेल डिवीजन करता है और ये प्लांट के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिका होती है उसके ऊतक में इसकी विभाजन की यानी कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। इसकी कुछ विशेषताएं भी है। विशेषता क्या है? तो देखिए, इसकी जो कोशिका होती है ये छोटी और पतली भित्ति वाली होती है। इसका जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव यानी जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इसका घना होता है। इसमें धानियां कम होती हैं या तो होती ही नहीं है। ठीक है, और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शीर्षस्थ होता है, पार्श्व होता है, अंतर्विष्ट होता है। ठीक है, शीर्षस्थ जो होता है प्लांट के टॉप पर पाया जाता है और जड़ों के सबसे अंतिम छोर पर पाया जाता है, जिसके विभाजन से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। और जो पार्श्व जो होता है इसके विभाजन से पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। और जो अंतर्विष्ट होता है उसकी ये टहनी और पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़े व गधे के बीच संकर को क्या कहा जाता है? तो खच्चर कहा जाता है। पानी की टंकी में होने वाले कवक को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 40वां क्वेश्चन है, जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण के लिए कौन होता है? तो डीएनए होता है, जिसको हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। किसको? तो भाई डीएनए की। अब बात आती है कि ये डीएनए पाया कहाँ जाता है? तो डीएनए हमारे न्यूक्लियक में पाया जाता है और डीएनए न्यूक्लियक में पाया जाता है। तो आखिर हम क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि इसको आखिर डीएनए को
न्यूक्लिक जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ, वो नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना है ग्रिफिथ ने अनुवांशिक पदार्थ इसका नाम रखा। ठीक है, याद रखना है ग्रिफिथ ने इसको अनुवांशिक पदार्थ नाम रखा। इसका काम क्या है? तो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना होता है। ठीक है, और डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। बहुत थोड़ी मात्रा में ये थोड़ी बहुत मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना। और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होता है वो डीएनए केंद्रक में होता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो विटामिन के है, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है? क्वेश्चन है आपका विटामिन के। तो विटामिन के जो है वो आपके रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। और विटामिन के पाया किस में जाता है? तो विटामिन के जो है सोयाबीन में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, काम क्या है विटामिन के का? तो विटामिन के का काम है रुधिर में थक्का जमने में आवश्यक, और यकृत में प्रोथ्राम्बिन जो प्रोटीन होता है उसकी निर्माण करना। थ्राम्बिन और प्रोथ्राम्बिन दो तरह के होते हैं। ठीक है, रोग कौन सा है? तो थक्का बनाना। ठीक है, और इसकी कमी से हीमोरेज, उसको हम रुधिर स्राव भी बोलते हैं, हीमोरेज भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसी कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर ऊर्जाएं बनती हैं। सेल्स में पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल्स में पाए जाने के बावजूद जो ग्लूकोज होता है इसमें टूट करके एनर्जी बनती है। वो भी एनर्जी जो है 38 एटीपी के रूप में से मिलती है। मानव शरीर के किस अंग में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है? आपको ध्यान रखना है छोटी आंत में संपन्न होता है अधिकांश पाचन। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो पाचक एंजाइम है हम कहते हैं। ठीक है, ये मंड पर क्रिया करता है। किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाई जाती है, यानी आयरन पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तन होता है? तो भाई अमीनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो जाता है? तो माल्टोज या सुक्रोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पिनियल ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। ये गर्भाशय में भ्रूण के अंदर किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र होता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा वो होता है। कौन सा गुणसूत्र महिला शिशु के लिए जिम्मेदार है? तो XX महिला शिशु के लिए जिम्मेदार है। टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो उसकी टांगों में पाई जाती है। मनुष्य में किसकी गति पर का पता लगाने के लिए ECG परीक्षण किया जाता है? हृदय की गति को पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में कौन बुद्धि का केंद्र होता है? तो उसका जो है सेरिब्रम वाला जो भाग होता है, सेरिब्रम, वो जो है मानव मस्तिष्क का बुद्धि का भाग होता है। सेरिब्रम ध्यान रखिएगा, आपको सेरिब्रम जो है वो मानव बुद्धि का काम करता है। ठीक है, यहाँ कुछ और क्वेश्चन बनता है कि ये बना किसका होता है? तो भाई दो गोलार्धों का ये बना होता है, जिसको हम सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध भी कहते हैं। और जो प्रत्येक सेरिब्रम होता है वो गोलार्ध में 3 गहरी उसमें दरारें होती हैं, जिसके कारण ये 4 भागों में बढ़ता है। सेरिब्रम जो है देखने, सूंघने, स्पर्श करने की अलग अलग इसमें केंद्र होती है। यह मनुष्य की जो चेतना होती है, उसकी स्मृति, उसका तर्क, उसकी वृद्धि का भी इसको केंद्र कहते हैं। इस भाग के अल्प विकसित होने पर मनुष्य जो होता है वो अधिक बुद्धिमान नहीं होता। जिसका सेरिब्रम कम विकसित होता है वो मंद बुद्धि हो जाता है। सेरिब्रम जो मस्तिष्क के अन्य भागों पर भी नियंत्रण करता है। ठीक है, जो भी उसके पार्ट होते हैं उसको भी नियंत्रित करता है, क्योंकि मस्तिष्क जो होता है हमारा, मस्तिष्क कई पार्ट में बटा होता है। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर्स जो आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर समझ में आ गए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में।